दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो कहानी बताएंगे ये सारी रिपोर्ट बीबीसी के द्वारा लिखी है इतिहासकार जाफर सैयद ने। तो चलिए बिना देर किए हुए चलते हैं वीडियो की ओर। वैसे तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में आने के बाद लगातार जीत हासिल करती चली गई और उस दौरान दुनिया के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि एक कंपनी ने एक देश पर कब्जा कर लिया था। लेकिन इस सफर के दौरान एक मोड़ पर उन्हें ऐसी शर्मनाक हार मिली थी जिसने कंपनी का वजूद ही खतरे में डाल दिया था। बाद में कंपनी ने अपने माथे से यह दाग धोने की पूरी कोशिश की। यही वजह है कि बहुत कम लोग जानते हैं कि सिराजुद्दौला और टीपू सुल्तान पर जीत हासिल करने से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने औरंगजेब आलमगीर से भी जंग लड़ने की कोशिश की थी। लेकिन इसमें बुरी हार का सामना करने के बाद अंग्रेजों के दूतों को हाथ बांधकर और दरबार के फर्श पर लेटकर मुगल बादशाह से माफी मांगने पर मजबूर होना पड़ा था। यह किस्सा कुछ यूं है कि अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के बाद भारत के विभिन्न इलाकों में अपने व्यावसायिक केंद्र स्थापित करके व्यवसाय शुरू कर दिए थे। इन इलाकों में भारत के पश्चिमी तट पर सूरत, बंबई और पूर्व में मद्रास और कलकत्ता से 20 मील दूर गंगा नदी पर स्थित बंदरगाह हुगली और कासिम बाजार अहम थे। अंग्रेज भारत से रेशम, गुड़ का शीरा, कपड़ा और खनिज ले जाते थे। खासतौर पर ढाका के मलमल की ब्रिटेन में बड़ी मांग थी। अंग्रेजों के व्यापार पर टैक्स नहीं लगाया जाता था, बल्कि उनके कुल सामान की कीमत का 3.5% वसूल कर लिया जाता था। उस जमाने में सिर्फ अंग्रेज नहीं बल्कि पुर्तगाली और डच व्यापारियों के अलावा कई स्वतंत्र व्यापारी भी इस इलाके में सक्रिय थे। उन्होंने मुगल अधिकारियों से मिलकर अपने लिए वही व्यापार अधिकार हासिल कर लिए जो अंग्रेजों के पास थे। जब यह खबर लंदन में कंपनी के अध्यक्ष कार्यालय में पहुंची तो ईस्ट इंडिया के कंपनी प्रमुख जोसिया चाइल्ड के क्रोध की सीमा न रही। उन्हें यह स्वीकार नहीं था कि उनके मुनाफे में कोई और भी हिस्सेदार बने। इस मौके पर जोसिया चाइल्ड ने जो फैसला किया वो अजीबोगरीब ही नहीं बल्कि पागलपन की हदों को छूता हुआ दिखाई देता है। उन्होंने भारत में मौजूद कंपनी के अधिकारी से कहा कि वह अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में मुगल जहाजों का रास्ता काट दे और जो जहाज उनके हत्थे चढ़े उसे लूट ले। यही नहीं, 1686 में चाइल्ड ने ब्रिटेन से सिपाहियों की 2 पलटनें भी भारत भिजवा दी और उन्हें निर्देश दिए कि भारत में मौजूद अंग्रेज फौजियों के साथ मिलकर चटगाम पर कब्जा कर ले। उनके नाम के हिसाब से इस जंग को जंगे चाइल्ड भी कहा जाता है। अब इसे चाइल्ड का बचकानापन कहे या फिर उसकी दिलेरी की। वह 308 सिपाहियों की मदद से दुनिया की सबसे ताकतवर और मालदार सुल्तनत के खिलाफ जंग छेड़ने की हिम्मत कर रहा था। उस जमाने में हिंदुस्तान में हजरत औरंगजेब आलमगीर का राज था और दुनिया की कुल जीडीपी का 1/4 हिस्सा भारत में था। आर्थिक तौर पर उसे तकरीबन वही स्तर हासिल था जो आज अमेरिका को है। औरंगजेब के काल में सल्तनत की सीमाएं काबुल से ढाका तक और कश्मीर से पुडुचेरी तक 40 लाख वर्ग किलोमीटर के रकबे में फैली हुई थी। यही नहीं, औरंगजेब की फौज दक्कन के सुल्तानों, अफगानों और मराठाओं से लड़ लड़कर इस कदर अनुभवी हो चुकी थी कि वह उस वक्त दुनिया की किसी भी फौज से टकरा सकती थी। दिल्ली की फौज तो एक तरफ रही, सिर्फ बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खान के फौजियों की तादाद 40,000 से अधिक थी। एक अंदाजे के मुताबिक मुगल फौज की कुल तादाद 9 लाख से भी अधिक थी और उसमें भारतीय, अरबी, अफगानी, ईरानी और यूरोपीय लोग तक शामिल थे। जब लंदन से मुगलों के खिलाफ जंग की घोषणा हुई तो बंबई में तैनात कंपनी के सिपाहियों ने मुगलों के चंद जहाज लूट लिया। इसके जवाब में मुगलों के एक काले मंत्री अलबेहर सीधी याकूत ने एक ताकतवर समुद्री जहाज से बंबई तट की घेराबंदी कर ली। उस मौके पर अलेक्जेंडर हैमिल्टन नाम के एक अंग्रेज बंबई में मौजूद थे जिन्होंने बाद में अपनी एक किताब में इसका आंखों देखा हाल लिखा। वह लिखते हैं, सीधा 20,000 सिपाही लेकर पहुंच गया और आते ही आधी रात को एक बड़ी तोप से गोले दाग कर सलामी दी। अंग्रेजों ने भागकर किले में पनाह ली। अफरा तफरी के हाल में गोरी और काली औरतें आधे कपड़े पहने हुए अपने बच्चों को गोद में उठाए हुए भागी चली जा रही थी। हैमिल्टन के मुताबिक सीडी याकूत ने किले से बाहर कंपनी के इलाके लूटकर वहां मुगलिया झंडे गाड़ दिए और जो सिपाही मुकाबले के लिए गए उन्हें काट डाला। बाकियों के गले में जंजीरें पहनाकर उन्हें बंबई की गलियों से गुजारा गया। बंबई का खास इलाका पुर्तगालियों के कब्जे में था। जब अंग्रेजों के बादशाह ने पुर्तगाली राजकुमारी से शादी की तो ये बंदरगाह दहेज में अंग्रेजों को मिल गई और उन्होंने वहां एक मजबूत किला बनाकर व्यापार शुरू कर दिया। धीरे धीरे न सिर्फ समुद्र पार से अंग्रेज व्यापारी, सिपाही, पादरी, वास्तुकार और दूसरे हुनरमंद यहां आकर आबाद होने लगे, बल्कि बहुत से भारतीय यहां रहने लगे और शहर की आबादी तेजी से फैलने लगी। यही आबादी भागकर किले में पनाह लिए हुए थी और किला सीधी याकूत की घेराबंदी में था। जल्द ही खाने पीने का सामान खत्म होने लगा। दूसरी तरफ बीमारियों ने हल्ला बोल दिया और किले में मौजूद अंग्रेज बंबई के मौसम का शिकार होकर एक के बाद एक मरने लगे। ऐसे में कंपनी के कुछ कर्मचारी चुपके से भाग निकलते और सीधे जाकर
सीधी याकूत से जा मिलते थे। हैमिल्टन के मुताबिक उनमें से कई लोग धर्म बदलकर मुसलमान हो गए थे। सीधी अगर चाहते तो हमला करके किले पर कब्जा कर सकते थे, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि जल्द ही किला पके हुए आम की तरह खुद ही उनकी झोली में आ गिरेगा। इसलिए उन्होंने दूर से ही गोलाबारी करना जारी रखा। ऐसी ही स्थिति देश के पूर्व में भी हुई, जहां बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खान के दस्तों ने हुगली में ईस्ट इंडिया कंपनी के किले को घेर लिया और आवाजाही के सभी रास्ते बंद कर दिए। बंगाल की घेराबंदी तो जल्द खत्म हो गई और दोनों पक्षों ने सुलह कर ली, लेकिन बंबई में यह सिलसिला 15 महीनों तक चलता रहा। आखिरकार अंग्रेजों की हिम्मत जवाब दे गई और उन्होंने अपने 2 दूत औरंगजेब के दरबार में भिजवा दिए ताकि वह हार की शर्तें तय कर सके। उन दूतों के नाम जॉर्ज बिल्डन और अब्राम नॉर थे। ये कई महीनों की कोशिशों के बाद आखिर सितंबर 1690 को आखिरी ताकतवर मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर के दरबार तक पहुंचने में कामयाब हो गए। दोनों इस हाल में पेश हुए कि दोनों के हाथ मुजरिमों की तरह बंधे थे, सिर सीने पर झुके और हुलिया ऐसा की किसी देश के राजनीतिक प्रतिनिधियों की जगह वह फकीर लग रहे थे। दोनों दूत मुगल शहंशाह के तख्त के करीब पहुंचे तो उन्हें फर्श पर लेटने का हुक्म दिया गया। सख्त बादशाह ने उन्हें सख्ती से डांटा और फिर पूछा कि वह क्या चाहते हैं। उन्होंने पहले गिड़गिड़ाकर ईस्ट इंडिया कंपनी के अपराध को स्वीकार किया और माफी मांगी, फिर कहा कि उनका जब्त किया गया व्यापारिक लाइसेंस फिर से बहाल कर दिया जाए और सीधी याकूत को बंबई के किले की घेराबंदी खत्म करने का हुक्म दिया जाए। उनकी अर्जी इस शर्त पर मंजूर की गई कि अंग्रेज मुगलों से जंग लड़ने का 1.5 लाख रुपए हर्जाना अदा करें, आगे से आज्ञाकारी होने का वादा करें और बंबई में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रमुख जोसिया चाइल्ड भारत छोड़ दे और दोबारा कभी यहां का रुख न करे। अंग्रेजों के पास ये तमाम शर्त सिर झुकाकर कबूल करने के अलावा कोई चारा नहीं था, सो उन्होंने स्वीकार कर लिया और वापस बंबई जाकर सीधी याकूत को औरंगजेब का खत दिया। तब जाकर उसने घेराबंदी को खत्म किया और किले में बंद अंग्रेजों को 14 महीनों के बाद छुटकारा मिला। हैमिल्टन ने लिखा है कि जंग से पहले बंबई की कुल आबादी 700 से 800 के बीच थी, लेकिन जंग के बाद 60 से अधिक लोग नहीं बचे थे। बाकी तलवार और महामारी का शिकार हो गए थे। आने वाले सालों में ईस्ट इंडिया कंपनी ने हर मुमकिन कोशिश की कि उस शर्मनाक युद्ध के किस्से को ब्रिटेन की जनता तक न पहुंचने दिया जाए। जॉन आवंटन ने 6 साल बाद जब इस जंग के बारे में लिखा तो हार का कारण मुगलों की धोखेबाजी बताया। इस पर कंपनी ने उसे 25 पाउंड का इनाम भी दिया, जो उस जमाने में बहुत बड़ी रकम थी। आवंगतन जगह जगह पर अंग्रेजों के साहस के किस्से बताते हैं, जिन्होंने 10 गुना बड़ी दुश्मन की फौज का डटकर सामना किया। यही नहीं बल्कि ये भी दावा करते हैं कि इस जंग में अंग्रेजों की नहीं बल्कि सीधी याकूत की हार हुई थी। यही नहीं, उन्होंने मुगल दरबार में अंग्रेज दूतों के साथ किए गए बर्ताव को गायब कर दिया। हैमिल्टन ने किताब तो लिखी, लेकिन इसे छपने में 40 साल लग गए। इस घटना को इतना समय बीत चुका था कि इस किताब को ज्यादा तवज्जो नहीं मिल सकी। और यहाँ एक दिलचस्प सवाल ये उठता है कि अगर हजरत औरंगजेब आलमगीर अंग्रेजों को माफी न देते और उन्हें भारत से निकालकर बाहर कर देते तो आज हमारा इतिहास अलग ही होता। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।